सीमापुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में किरण देवी नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे कार्तिक के साथ रहती थी। कार्तिक पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था। एक दिन की बात है, कार्तिक स्कूल से खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी माँ किरण देवी से कहता है, माँ, पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ही सभी एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर आए हैं और मुझे 12th क्लास में प्रथम स्थान मिला है। माँ, अब मुझे किसी ऐसे वैसे कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि अच्छे और बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है। बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी के मरने के बाद से हमारे घर के हालात काफी बिगड़ गए हैं और मैं फैक्ट्री में काम करके भी उतना नहीं कमा पाती कि तेरा बड़े कॉलेज में दाखिला करा सकूं। पर तू चिंता मत कर, मैं दिन रात मेहनत करके कुछ न कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगी कि तेरा बड़े कॉलेज में दाखिला हो सके। माँ, अब आपका बेटा छोटा नहीं रहा है, जवान हो गया है, इसीलिए मैं भी आपके साथ फैक्ट्री में काम करने चलूंगा और जब कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा तब मैं पढ़ाई भी कर लूंगा। ऐसा बोलकर कार्तिक भी अपनी माँ के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए चल देता है। तभी कार्तिक देखता है कि फैक्ट्री का मालिक सभी मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब लगा रहा है और उन्हें उनकी तनख्वाह के कम पैसे उनके हाथ में थमा रहा है। कार्तिक मालिक के पास जाता है और बोलता है, मालिक, आपने बिरजू काका को उनकी तनख्वाह के बस 10,000 रुपए ही दिए हैं, जबकि 30 दिन के हिसाब से उनके 15,000 रुपए बनते हैं। अरे ओ कार्तिक बेटा, ज्यादा हिसाब किताब मने ना समझा तू और चुपचाप जाकर साइड में खड़ा हो ले, हैं? नहीं तो थारे लिए सही ना होवेगा। फिर मालिक एक एक करके सभी मजदूरों को उनकी तनख्वाह के कम पैसे उनके हाथ में थमा देता है और इसी तरह कार्तिक की माँ को भी मालिक उसकी तनख्वाह के बस 12,000 रुपए ही देता है। ये सब देखकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी मजदूरों के पास जाता है और बोलता है, आप सब मजदूर ये क्या कर रहे हो? अरे, मैंने खुद खड़े होकर देखा है और हिसाब लगाया है कि ये मालिक तुम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। तुम सभी को तनख्वाह के कम पैसे दे रहा है और माँ, आपके तो महीने के 20,000 रुपए बनते हैं और उसने आपको 12,000 रुपए हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अरे, अब हम लोगों को हिसाब किताब तो करना आता नहीं है, इसीलिए मालिक जितना पैसा दे देते हैं हम उतना पैसा रख लेते हैं। एक तो बेटा हम लोग गरीब हैं, ऊपर से अनपढ़ भी, इसीलिए हम लोग अपने हक के लिए किसी से लड़ भी नहीं सकते। तभी वहाँ मालिक आ जाता है। अरे क्या बात है कार्तिक, हैं? तुम जरा पढ़ लिख क्या गए हो तो मेरे मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काओगे? अगर तूने ऐसा वैसा कुछ भी कराया ना तो तेरी खैर ना है। चल अब अपनी माँ को लेकर निकल जा मेरी फैक्ट्री से और फिर कभी मन ने अपनी शक्ल मत दिखा दिए, समझा? मालिक, एक तो आप गरीबों को लूटते हो और मुझे धमकी देते हो। तुम्हारी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, कंप्लेंट। ऐसा बोलकर कार्तिक अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और माँ को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने लगता है कि तभी मालिक अपनी कार में बैठकर कार्तिक का पीछा करते हैं और मौका देखते ही कार्तिक का अपनी कार से एक्सीडेंट करके भाग निकलता है और अपने घर जाकर मन ही मन बोलता है, बड़ा है पुलिस को मारी कंप्लेंट करने वाला। अब ना रहेगा कार्तिक और ना होगी मारी कंप्लेंट। एक्सीडेंट होने से कार्तिक की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। कार्तिक की मौत की खबर सुनते ही कार्तिक की माँ को दिल का दौरा पड़ता है और वो भी उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। मेरी माँ भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। बेचारी दिन रात मुझे पढ़ाने के लिए मेहनत किया करती थी। काश मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। पूरी जिंदगी फैक्ट्री में काम करके गरीबी में न बितानी पड़ती। ऐसा बोलकर भूत वहाँ से चला जाता है। भूत एक मार्केट में जाता है और देखता है कि एक आदमी भीख मांग रहा है। उसी के पास एक औरत ने सब्जी का ठेला लगाया हुआ है। भूत गायब होकर उस सब्जी वाली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उस सब्जी वाली के पास एक आदमी सब्जी, ओ सब्जी वाली, मुझे 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू
प्याज, टमाटर और खीरा तो देना जरा। सब्जी वाली जल्दी से सारी सब्जी तौलकर उस आदमी को देती है और सब्जी के पैसे जोड़ने लगती है। तभी सब्जी खरीदने वाला आदमी उस औरत को 400 रुपए हाथ में थमाता है और बोलता है, ओहो, अरे हिसाब लगाने में कितना टाइम लगा रही हो बहन। ये लो, तुम्हारी सब्जी के 400 रुपए बनते हैं। नहीं साहब, मुझे लगता है कि आपका हिसाब गलत है। मेरी सब्जी तो 500 रुपए की हुई है। ओ, हिसाब लगाना आता नहीं और मुझे बोलती है कि मैं तुझे कम पैसे दे रहा हूँ। चल, अब पकड़ अपनी सब्जी के 400 रुपए। हाँ। ऐसा बोलकर वो आदमी सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है। भूत ये सब देखकर बड़ा हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है तो भूत गरीब और अनपढ़ लोगों को उनके घर से गायब करके अपने साथ ले आता है। सभी लोग अपने आप को एक सुनसान जगह पर इस तरह से अचानक देखकर काफी घबरा जाते हैं कि तभी उन सभी को अपने सामने एक डरावना भूत दिखाई देता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और भूत को देखकर चिल्लाने लगते हैं। भूत उन सभी से कहता है, तुम सभी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम सभी को शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन भर में मैंने देखा कि किस तरह से लोग तुम्हारी गरीबी और अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं। भूत एक भिखारी के पास जाकर खड़ा होता है और बोलता है, तुम भीख क्यों मांगते हो? अरे भूत भाई, अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो अपना पेट कैसे भर पाएंगे? अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं और ना ही हमारा कोई घर बार है, तो आप ही बताओ कि भीख ना मांगे तो क्या करें जिससे हम अपना पेट भर सकें? तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, तुम कोई काम धंधा कर सकते हो, बस कमी है कि तुम अनपढ़ हो। पर आज से मैं तुम सभी को पढ़ाऊंगा ताकि तुम गरीबी से ऊपर उठ सको और अपने हक के पूरे पैसे तुम्हें मिल सके। भिखारी और बाकी सभी लोग भूत की बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सब्जी वाली मीना भूत से कहती है, हम सभी आपसे पढ़ने के लिए तैयार हैं। फिर क्या था, भूत उन सभी को रात में पढ़ाने लगता है। वो भिखारी हो या फैक्ट्री में मजदूर या फिर गली गली कूड़ा बिनने वाला, वे लोग पूरे मन से भूत से पढ़ने लगते हैं। भूत को भी उन सभी गरीब लोगों को पढ़ाने में काफी अच्छा लगता है। फिर रोज रात को कुछ घंटे भूत सभी गरीबों को पढ़ाने लगता है। इस तरह सभी गरीब लोगों को पढ़ाते हुए भूत को कुछ समय बीत जाता है। तभी एक रोज मीना सब्जी वाली भूत से बोलती है, भूत जी, आपने हम गरीबों को पढ़ाकर हम पर बहुत उपकार किया है। पता है भूत जी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं खूब पढ़ाई लिखाई करूं, पर माँ पिताजी ने गरीबी के कारण मुझे स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उस समय में भी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना गरीबों के बस की बात नहीं थी। स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा थी कि हम जैसे गरीब लोगों के घर 1 महीने का राशन भर जाए। पर आपने हमें मुफ्त में शिक्षा देकर हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तभी भूत की नजर पास में बैठे भिखारी पर पड़ती है, जिसे देखकर भूत बहुत ही हैरान होता है और भिखारी से कहता है, अरे कल तक तो तुम सड़कों पर भीख मांगते थे, पर आज तुम्हें यूं सूट बूट में देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? भूत जी, अब मैं कोई भिखारी नहीं रहा। अब मेरे पास एक बड़ी कार और अपना एक आलीशान घर भी है, और ये सब आपके मुझे समझाने और पढ़ाने लिखाने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लगता है तुम सभी को पढ़ा लिखा कर मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। भूत जी, शांति तो आपको तभी मिलेगी जब आप हमारी फैक्ट्री के मालिक शिवादास यादव से अपनी मौत का बदला ले लोगे। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे उस शिवादास यादव ने मारा है जिसकी फैक्ट्री में मेरी माँ काम किया करती थी? जी भूत जी, एक दिन हमने मालिक को किसी से बात करते सुना था कि उन्होंने कैसे अपनी कार से कार्तिक को कुचल कर मार डाला। भूत गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बोलता है, उस मालिक के बच्चे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत मास्टर जी, ये लो मेरी कार की चाबी और उसे मेरी कार से उसी तरह कुचल देना जैसे उसने आपको कुचल दिया था। ऐसा बोलकर
भूत भिखारी की कार लेकर जाता है और मौका देखकर फैक्ट्री के मालिक को अपनी कार से उसी तरह से कुचल देता है जैसे मालिक ने उसे अपनी कार से कुचला था। मालिक की मौत से भूत की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है।